हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर मैगजीन नवंबर 2024 की, जिसमें कल ही हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कई टॉपिक्स को कवर किया, 4 टॉपिक्स को। आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शॉर्ट्स को, और साथ ही हम उसमें एमसीक्यूज़ भी आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ को हाईलाइटेड पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा हम चलते हैं अपने शॉर्ट्स के टॉपिक्स पर। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने अब से अंडर एस्टिमेशन करना शुरू कर दिया टॉपिक्स का, तो फिर यूपीएससी में तो आप गए काम से। इवन इन द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन बहुत टफ होता जा रहा है चीज़ें। आप समझिए इस बात को, और करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को भी समझते चले जाइए। तो आज हमारा टॉपिक है सबसे पहले स्पेस बायोटेक्नोलॉजी को लेकर। देखो, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है इसको समझते हैं, इससे रिलेटेड न्यूज़ में क्या है ये भी समझते हैं। तो ना, इसरो है, आप जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, दोनों ने मिलकर एक बोला कि हम ना फोर्स टू एडवांस स्पेस बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च को और ज़्यादा एडवांस करेंगे। क्योंकि ना अभी स्पेस मिशंस में कई सारे की चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ना कॉन्टिन्यूस न्यूट्रिएंट्स की वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी नहीं है, फूड प्रिजर्वेशन स्पेस मिशंस में नहीं होता है, रेडिएशन हेल्थ हजार्ड्स हैं, कैंसर, कैटरेक्स, बोन मसल लॉस वहाँ पर हो रही है। तो इसी के रिगार्डिंग क्या किया जा रहा है, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी ये बैठ के स्टडी करेगा कि कैसे ना लिविंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर सकता है, और कैसे अपने फंक्शंस को इवॉल्व कर सकता है जब भी वही एडवांस स्पेस एक्सप्लोरेशन या ह्यूमन सर्वाइवल स्पेस स्टेशन स्पेस मिशंस में कैसे हो सकता है। उसी के लिए ये काम करे जाया जा रहा है। ठीक है, अब जो स्पेस बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है ना, वाई वी आर सेइंग कि बायोटेक्नोलॉजी को हम स्पेस में यूज़ करेंगे, उसकी ना बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ना स्पेस बायोटेक्नोलॉजी से माइक्रोग्रेविटी की बड़ी आराम से रिसर्च हो जाएगी। आपको ना बहुत ही बेटर क्वालिटी का प्रोटीन क्रिस्टल ग्रोथ मिलेगी वहाँ पर, और जो क्या करेगी, स्ट्रक्चर्स को बड़े ध्यान से ड्रग डेवलपमेंट कैसे करना है उसके बारे में बता देगी। अच्छा, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि ना ये ना रेडिएशन की भी रिसर्च कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ना नासा का प्रोग्राम है बायो सेंटिनल। ये बेसिकली प्रिडिक्ट करता है ह्यूमन सेल्स को कि वो कैसे ना, अगर रिपेयर हो जाएंगे, अगर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो जाता है मान लो, तो उसको कैसे रिपेयर करना है, उसको रिस्पॉन्स में कैसे ना रेडिएशन के स्पेस में ऐसी रेडिएशन उनको मिल जाए जिससे वो आयोनाइज हो जाए। वो सारा चीज़ें ना यहाँ पर जो है वो बायो सेंटिनल उसके लिए मददगार है बहुत ज़्यादा। नासा का इवन प्रोग्राम भी है। इवन आपको पता है बायो सेंटिनल आया कब था? जब 2022 के अंदर एटमिस 1 लॉन्च हुआ था, उसी के टाइम पर बायो सेंटिनल को लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसका और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग की स्टडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मतलब बायो रिमीडिएशन में इसका यूज़ होता है। आप समझो, मार्स और मून को आप कन्वर्ट्स कर सकते हो इनटू सॉइल कैपेबल ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो ये सब में बहुत ज़्यादा ना उपयोगी सा होता है ये, तो इसीलिए इसको करवाया जा रहा है। अच्छा, आर्टेमिस आपको पता है अकॉर्ड भी हुआ ही था, है ना। एक सेट ऑफ नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल था, सिविल स्पेस को कैसे एक्सप्लोर करना है, यूज़ कैसे करना है। तो नासा द्वारा ये बेसिकली कराया गया था। आपको याद ही होगा, आउटर स्पेस ट्रीटी को लेकर ये कराया गया था। अच्छा, इसमें ही एक शब्द आया बायो रिमीडिएशन। आपको इसका भी मतलब पता होना चाहिए कि बायो रिमीडिएशन का मतलब क्या होता है। बायो रिमीडिएशन का मतलब होता है कि ना ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ना बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग सिस्टम या डेड को लेकर आते हो, और उसमें कोशिश करते हो कि ना आप बेसिकली आप ना इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को, इस सब चीज़ों को दूर करोगे। मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, सॉइल के कॉन्टेमिनेशन को रिमूव कर रहा है, वाटर के, दूसरे इन्वायरमेंट्स के। मतलब जैसे मान लो क्लीन अप के लिए ऑयल स्पिल्स जैसे यूज़ कर रहे हैं ना, कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर को आप लगा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है, इसलिए ये यूज़ कराया जा रहा है। ठीक है, तो समझ जाए स्पेस बायोटेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ये इतने सारे काम करेगा। इसी के साथ साथ डिज़ीज़ की मॉडलिंग भी ये करेगा। जैसे देखो, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च जो है वो ये हेल्प करती है कि वो डिज़ीज़ को कैसे एड्रेस करेगा। मान लो किसी एस्ट्रोनॉट है, वो गया हुआ है स्पेस पे, उसको कोई डिजीज़ हो जाए तो उसके चैलेंज को कैसे दूर किया जाएगा। बहुत बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के वो स्पेस मिशन के लिए गया हुआ है, तब कैसे होगा। फिर इसी में ना बायो रीजनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है, जैसे वाटर रिसाइकलिंग करने का, अर्थ की सस्टेनेबिलिटी को कैसे एडवांस करना है, रिसोर्स मैनेजमेंट सोल्यूशन पे कैसे काम करना है, वो सारा शुरू हो जाएगा। इसी में इनिशिएटिव आए हैं
इंडिया की तरफ से एक्जिम 4 मिशन है, गगनयान मिशन है। ऐसे ही ग्लोबल इनिशिएटिव की बात करें तो नासा का बायोलैब है एक तरह का। देखो नासा का बेसिकली स्पेस बायोलॉजी प्रोग्राम है, ऐसे ही बायोलैब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है, ठीक है, रिलेटेड टू दिस ओनली। इसके अलावा स्पेस ब्रीडिंग प्रोग्राम है इंडिया का, याद रखना गगनयान मिशन इसी पे काम कर रहा है, स्पेस को एक्सप्लोर करना और उसमें बायोटेक्नोलॉजी कैसे लेकर आनी है उसको मदद करनी है, ठीक है। तो यानी कि देखो बहुत बड़ा ये एक अल्टीमेट काम होने वाला है। सेकंड हमारा जो शॉट है वो रिलेटेड है एनालॉग स्पेस मिशन से रिलेटेड है। ध्यान रखना, बड़े ध्यान समझना, इसरो ने पहली बार भारत में पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया है लेह लद्दाख में, ताकि हम वहाँ पे लूनर मिशन के एक्सपेरिमेंट को सॉरी प्लान कर पाएँ। तो ये डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है? ये जॉइंट कोलैबोरेशन है इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, आकाश स्पेस स्टूडियो और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर इसको लिया है, इसको डेवलप करा है। अब समझते हैं एनालॉग स्पेस मिशंस होते क्या हैं। एनालॉग स्पेस मिशन ना फील्ड टेस्ट हैं जो ना लोकेशंस पे किए जाते हैं, जिनकी ना फिजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं टू डैट ऑफ एक्सट्रीम स्पेसेस एनवायरनमेंट। समझो ध्यान से, एनालॉग स्पेस मिशंस के हैं फील्ड टेस्ट हैं जो लोकेशंस पे किए जाते हैं, जिनकी फिजिकल सिमिलैरिटी दिखती हैं। जैसे ना इनमें क्या किया जाता है, नई टेक्नोलॉजीज़ को ऐड किया जाता है, रोबोटिक ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं, बिहेवियरल इफेक्ट्स देखा जाता है। अब ना हमने एनालॉग स्पेस मिशन, ये सवाल भी हो सकता है कि लेह लद्दाख को ही क्यों सेलेक्ट किया गया है। तो उसका कारण ये है कि जोग्राफिकल फीचर है यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि ड्राई एंड कोल्ड क्लाइमेट है, बैरन लैंड है, हाई एल्टीट्यूड टेरेन है, एक्सट्रीम आइसोलेटेड लोकेशन है, और ये ऐसी ही लोकेशन ना ल्यूनर एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। क्या दूसरे भी कहीं हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। एनालॉग स्पेस मिशन नासा नीमो के नाम से जाना जाता है, यूएई में सीरियस प्रोग्राम के तहत इसको चलाया जा रहा है। तो समझ लो स्पेस मिशंस में कुछ ऐसी फील्ड टेस्ट किए जाते हैं जहाँ पर ऐसी जगह पे जहाँ बड़े ना एक्सट्रीम स्पेस इन्वायरमेंट हो, जहाँ पर बड़े आराम से नई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक इक्विपमेंट की टेस्टिंग करनी हो, कुछ ऐसा करना हो। तो इसीलिए एनालॉग स्पेस मिशन को भारत में लेकर आया गया लेह लद्दाख के अंदर, ताकि ल्यूनर मिशन का एक्सपेरिमेंट हो पाए। इसके अलावा जो हमारा तीसरा न्यूज़ है वो है GSAT-N2 को लेके। GSAT-N2 को लेके ये न्यूज़ में है। रिसेंटली जो SpaceX का Falcon 9 था ना, वो डिप्लॉय किया गया था इंडिया के GSAT-N2 सैटेलाइट को ऑर्बिट में। अब ये होता क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 20 होती क्या है, इसको समझते हैं। समझो ये ना एक तरह की ना कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नाम से ये जाना जाती है, NSIL है, कमर्शियल आर्म है इसरो की। और इसके फीचर क्या है कि ना ये ना जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट है। इसकी लाइफ स्पैन कितना रहता है, 14 साल की है, और इसका जो मास है वो 4700 kgs का है। इंडिया का प्राइमरी लॉन्च व्हीकल है LVM-3 है, और ये ना पेलोड है, लाइक इसमें 4000 किलोग्राम का पेलोड ये इकट्ठा करता है। अच्छा, इसमें ना ये ना बहुत ज़्यादा ना कैपेबल नहीं है GSAT के पेलोड को संभालने के लिए। GSAT-N2 को सबसे ज़्यादा इसलिए बुलाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इसलिए इसके सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाला जा रहा है, डिप्लॉय किया जा रहा है, क्योंकि ना इससे आने वाले समय में जो इंडिया के रीजन्स होंगे ना, उसमें ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने में, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी देने में, पैन इंडिया के कवरेज में, इवन हम ना अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को भी इसमें डालने की सोच रहे हैं। तो यानी कि ये बहुत ज़बरदस्त है। रिसेंटली जो SpaceX फैल्कन का था 9, उसी में इंडिया का ये GSAT-N2 सैटेलाइट ऑर्बिट में डाला जा रहा है, डिप्लॉय किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है किस तरह की सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किसके लिए मदद करेगी ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए मदद करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लिग्नोसेट के बारे में। लिग्नोसेट क्या है? पहला वुडन सैटेलाइट है वर्ल्ड का। ध्यान रखना, वर्ल्ड का ये कैसा है, वुडन सैटेलाइट है। वुडन सैटेलाइट है, ये जापान द्वारा लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया है। ये सैटेलाइट ये स्टडी करेगा कि क्या ना वो जो लकड़ी होती है वो स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशन में कितना विथस्टैंड रहती है, समझ रहे हो। तो यानी कि लिग्नोसेट बेसिकली ना एक स्मॉल पाम साइज सैटेलाइट है, जो कि ना होनुकी वुड से बना है। होनुकी जो वुड होती है ये ना जापान में ट्री नेटिव है, ये मैंगोलियन ट्री होता है, वहीं का नेटिव प्लांट है ये, वहीं से उसी ट्री से ये ना लकड़ी निकाली जा रही है। तो बात समझ रहे हो आप मेरी। तो यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो लिग्नोसेट है उसमें ना ट्रेडिशनल एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर को डाला गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डाला गया है। अब देखना यह है कि ये वुडन सैटेलाइट कितना सामना कर पाएगी स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशंस को। अब वुडन को ही क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि वुडन सैटेलाइट जो होती है ये रिन्यूएबल मटेरियल है, आप स्पेस के स्ट्रक्चर में इसको यूज़ करने में आसानी है। और जो वुड होती है ना ये बहुत अच्छा स्पेस कंडीशंस में बेटर विथस्टैंड भी करती है, मेटल से ज़्यादा देर तक ये सामना कर पाती है, क्योंकि देयर इज़ नो वाटर और ऑक्सीजन टू कॉज डीके, क्योंकि वहाँ पे स्पेस में ना कोई पानी और ऑक्सीजन तो होती नहीं है कि लकड़ी ख़राब हो जाए।
तो व्हेन डीकमीशन, तो व्हेन वुडन डेडलाइट को जब बर्न भी किया जाता है ना विदाउट रिलीजिंग हार्म पोल्यूटेंट, लाइक मेटल बंस को तो आप जलाओगे तो बहुत सारे पोल्यूटेंट निकलेंगे। अगर हम लकड़ी को जलाना होता है तो वो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स भी रिलीज़ नहीं करती है स्पेस के अंदर, इसीलिए वहाँ पर ऐसा लगाया जा रहा है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लेकर आया जा रहा है लिग्नो सेट। समझ में आ गया? पहला वुडन सैटेलाइट है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जापान द्वारा। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन द्रोणागिरी। ऑपरेशन द्रोणागिरी क्या है समझते हैं। देखो, ये सबसे पहली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन द्रोणागिरी, और ये इंटीग्रेटेड जियो स्पेशल डेटा शेयरिंग इंटरफेस है ये। इस इनिशिएटिव में क्या किया जाएगा? लिबरल जियो स्पेशल डेटा का इस्तेमाल, जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा, वैसे ही स्किल नॉलेज का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, जियो स्पेशल डेटा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन है बेसिकली, जो ऑब्जेक्ट को, इवेंट्स को दिखाएं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सैटेलाइट का इमेजरी है, सेंसस डेटा है, सोशल मीडिया डेटा है, तो ये ना बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स का एक बहुत बड़ा खजाना है। अब ऑपरेशन द्रोणागिरी है वो होता क्या है? तो ऑपरेशन द्रोणागिरी एक पायलट प्रोजेक्ट है, नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 के अंडर ये आ रहा है, और इसको जियो स्पेशल इनोवेशन सेल के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू डिमॉन्स्ट्रेट द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इन इनोवेशन। तो इसका पर्पस क्या है? पोटेंशियल एप्लीकेशन देना। तो पहला जो इसका फेज़ है वो इम्प्लीमेंट करा गया है इन द स्टेट्स ऑफ यूपी, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। पायलट प्रोजेक्ट है, यूज़ किया जाएगा इसका पोटेंशियल एप्लीकेशन। आप सोचो एग्रीकल्चर में इससे मदद मिलेगी ऑपरेशन द्रोणागिरी से, लाइवलीहुड, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, हर जगह इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने जा रहा है। अब हमें बड़े ध्यान से समझना है नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 है क्या, इसका बेसिक विजन क्या है। तो बताना है कि जो इसका विजन है वो है इंडिया को एक तरह से ग्लोबल लीडर की तरह दिखाना है जियो स्पेशल सेक्टर में, यानी एक ऐसा नेशनल फ्रेमवर्क हमें दिखाना है जिसमें ना जियो स्पेशल डेटा अवेलेबल हो पाए, ताकि यहाँ पर हम ना डेटा प्रमोशन कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ कमेटीज़ को, है ना। और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, ये ओवरआर्किंग नोडल एजेंसी है। अच्छा, नेशनल डिजिटल ट्विन है ये, बेसिकली ना एक अवेयर इकोसिस्टम है ये फिजिकल एसेट सर्विसेज के साथ, इसी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत काम करेगा। तो यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि इससे बहुत मदद ये मिल जाएगी हमें कि हमें ना लोकेशंस के डेटा मिलने शुरू हो जाएंगे, डेटा शेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, उससे पब्लिक गुड को बनाने में बहुत अच्छा हमारा योगदान होगा, हम एक रिस्पॉन्सिबल तरीके को डेटा को समझ पाएंगे। तो इसीलिए पॉलिसीज़ को तैयार किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है नया एक सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं D2D सैटेलाइट। इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी। BSNL ने इसको लॉन्च किया है, भारत का पहला ये डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी है। मेजर इवेंट है, एक्सटेंड कर रहा है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को हर दिन कंज्यूमर्स के लिए, जो भी लिमिटेड हैं रहे हैं अर्लियर इमरजेंसी और मिलिट्री यूज़ के लिए। तो ग्लोबल इनिशिएटिव है। एसेट चाहे स्पेस मोबाइल हो, लिंक को ग्लोबल हो, कॉन्स्टेलेशन हो, स्पेस एक्स, स्टारलिंक हो, सभी D2D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वर्किंग को हम देखते हैं कैसी है। इसकी वर्किंग कैसी है? इसका सबसे पहला प्रिंसिपल है सैटेलाइट एक तरह से सेल टावर इन स्पेस की तरह काम करेगी, यानी इसने टेरेस्ट्रियल सेल टावर जो पहले होते थे उसकी नीड को बाईपास कर दिया, उसकी नीड को ही हटा दिया। ट्रेडिशनल जैसे मोबाइल कनेक्ट होते थे ना, टेरेस्ट्रियल सेल टावर लगते थे, अब ऐसा सीन ही नहीं है। सैटेलाइट ही सेल टावर की तरह स्पेस में काम करेगी, सैटेलाइट ही ऑर्बिट करेगी और सिग्नल डायरेक्ट वो ग्राउंड पे लाके देगी। सोचो कितना बड़ा काम कर रहा है D2D सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। अच्छा, साथ ही साथ इसकी बात ये भी है कि ये नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। ये 2 वे कम्युनिकेशन डिवाइस और सैटेलाइट का अपने आप करवा देगी। यानी आपको पता है जो BSNL है ना, BSNL ने आप समझो विरासत करके ना, एक विरासत करके जो स्टेशनरी L-band सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है वो, ताकि 36,000 तक ग्राउंड सेल टावर्स को बाईपास करके ताकि एक रिमोट कवरेज भी कर पाए। तो सोचो कितना बड़ा काम BSNL ये करने जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं तो BSNL ने तो करवाई दिया, भारत संचार निगम लिमिटेड वालों ने। अब इसका सिग्निफिकेंस ये होगा कि ना कनेक्टिविटी बहुत अच्छी देगा, अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा आपको। वेदर कंडीशन जैसे कई बार होता है ना, हम बहुत रिमोट एरिया में हैं तो आपको वहाँ पर वेदर कंडीशंस की वजह से नेट नहीं आ रहा है, आप वाईफाई का वेट कर रहे हो, मिल जाए। और आपको पता है पूरी दुनिया ही मोबाइल पर है ना।
तो इसीलिए ना ये वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ना रिगार्डलेस ऑफ वेदर कंडीशन आपको रिलायबल कनेक्टिविटी मिल पाए। सेकंड है हाई स्पीड इंटरनेट एंड वाइडर कवरेज हो पाए इवन इन द रिमोटेस्ट एरिया, ताकि जो सेलुलर वाईफाई नेटवर्क्स हैं जो अभी अनअवेलेबल रहते हैं वो भी काम कर पाएँ। ये ना सपोर्ट करेगा यूपीआई पेमेंट्स को भी। रूरल एरिया हो गया, अंडर सर्व्ड रीजन हो गया, वहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन बड़े आराम से हो पाएंगी। इमरजेंसी कॉल हुआ, एसओएस मैसेजिंग हुई, तो कम्युनिकेशन जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ वाईफाई नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क्स अनअवेलेबल हैं, है ना, जैसे एडवेंचरर और ट्रैवलर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है सोचो ये। तो उनको इमरजेंसी सिचुएशन कुछ भी ऐसी आ गई तो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो चैलेंजेस तो हैं ही। सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ का, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है लेटेंसी का, यानी मिनिमल डिले फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन इंश्योर करना। जैसे वॉइस कॉल है, वीडियो स्ट्रीमिंग है, ये नहीं हो पाएगा। इतना ज़्यादा भी आपको रियल टाइम एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, लेटेंसी नहीं है इसमें इतनी। फिर रेगुलेटरी चैलेंज ये है कि जोग्राफिकल बॉर्डर्स को कितना क्रॉस करेगा नहीं जानता कोई भी। बैंडविड्थ इनकी कहाँ तक आएगी, सफिशेंट होगी कि नहीं होगी पता नहीं। फिर ये इंश्योर टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स तक ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम तक ही है, डिवाइस की कंपैटिबिलिटी इनसे बैठेगी कि नहीं बैठेगी ये भी नहीं पता। ये iOS में चल पाएगा, आईफोन में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एंड्रॉयड में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, क्वेश्चन मार्क है। प्रोपोगेशन चैलेंज की बात करें तो ओवरकमिंग जैसे सिग्नल लॉसेस की प्रॉब्लम है या डाइवर्स एनवायरनमेंट में इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम है, ये सभी क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज के बारे में। क्या है ये? इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव है टू बैटरी एनर्जी स्टोरेज फॉर सोलर एंड विंड पावर। क्या होती है ये ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज? टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। ग्रेविटी का ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करती है ताकि ये जनरेट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली ना हैवी मास को लिफ्ट करता है एक्सेस एनर्जी जनरेशन से और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देता है। जब भी डिमांड पड़ती है सोलर एनर्जी की, जब भी कहीं अनअवेलेबल है कुछ ऐसा है तो इसको यूज़ कर लेता है। अब टाइप ऑफ वेट्स को यूज़ किया जाता है इसमें, पानी को, कंक्रीट ब्लॉक्स को, कंप्रेस अर्थ ब्लॉक्स को यूज़ किया जाता है इसमें। तो एडवांटेज पता है क्या है इसका? हाई एफिशिएंसी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसके लिए। अब लिमिटेशन इसकी ये है कि बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट लग जाती है, स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लग जाती है। इसी का एप्लीकेशन ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन, ग्रिड स्टेबलाइजेशन इससे बड़े आराम से हो जाता है। तो ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज बहुत कमाल की चीज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त ऑल्टरनेट बन सकता है सोलर एंड विंड एनर्जी के लिए भी। और देखो क्या काम कर रहा है इसमें, मैकेनिकल एनर्जी का सिस्टम काम कर रहा है, यानी इसमें आप ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हो। ध्यान रखना इन सारी बातों का, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है? हाई एफिशिएंसी है, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा, लिमिटेशन भी है, इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ब्रिक, यानी कि BRIC, यानी कि हम बात कर रहे हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जो पहला है उसके बारे में यहाँ बात होने जा रही है। कह रहे रिसेंटली ना BRIC नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट वालों ने एक न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, जिसका ब्रिक NAB नाम रखा है, मोहाली पंजाब के अंदर, आपने सुना होगा चंडीगढ़ के पास ही है, वहीं पे इसको इनॉग्रेट करा है। ये ना स्ट्रैटेजिक मर्जर है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी को हम ना सेंटर ऑफ इनोवेशन के साथ जोड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसके अंडर आ रहा है। याद रखो इस बार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक आपके लिए है, तो प्लीज़ रिवाइज इट थॉरली। कहीं पर प्रॉब्लम लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, इसीलिए तो चैनल आपके लिए बनाया गया है। अच्छा, वी प्रमोट, अब इसमें प्रमोट क्या करते हैं, ये कटिंग एज रिसर्च, जेनेटिक मैनिपुलेशन करना, तो एड्रेस करना इंडिया का बायो मैन्युफैक्चरिंग गैप, क्योंकि हमारे जो देश में बायो मैन्युफैक्चरिंग एक गैप आया हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उतने अच्छे स्टार्टअप्स नहीं है, तो उसको अच्छा करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ में था हमारा कि पहली इंडिजीनियस एंटीबायोटिक बनाई जा रही है। ध्यान से समझना, पहली हमारे ही देश में क्या बनाई जा रही है? एंटीबायोटिक बनाई जा रही है। कैसे पता चला? कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पहली ऐसी इंडिजीनियस एंटीबायोटिक का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, कोई रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हुआ हो उसके लिए काम आएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? तो एंटीबायोटिक्स का मतलब है वो केमिकल सब्सटेंसेस जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस हुए हों या किसी माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस हुए हों, किसी ड्रग्स के यूज़ किए गए हों, इसमें किसी को मारना हो या स्टॉप करना हो, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना हो जिसमें। अब जो ये एंटीबायोटिक होते हैं ना, ये बहुत लो टॉक्सिक के होते हैं फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ। इनको अगर आप मिक्स कर देते हो लाइव स्टॉक फीड में तो ये माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इवन इन एनिमल्स में भी कर देता है।
तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए ध्यान रखना, एंटीबायोटिक किसके लिए काम करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए काम करती है। जबकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब किसी भी पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है, वायरल इन्फेक्शंस पे एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। अगर कॉमन कोल्ड हो जाए या फ्लू हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उस केस में, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है, उस केस में एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, क्योंकि वायरस के पास सेल वॉल बनाने की क्षमता नहीं होती है। दैट इज़ अटैक बाय एंटीबायोटिक। क्या करता है, जाके सेल वॉल को अटैक करता है। तो कॉमन एग्जाम्पल जो एंटीबायोटिक्स के हैं वो है स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्राक्लाइन, है ना, या फिर आपके एर्थ्रीमाइसिन, ये सब आपके कहलाते हैं क्या, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम समझने जा रहे हैं अभी, जिसका नाम है एडॉप्शन ऑफ ज़िदा कमिटमेंट्स। एडॉप्शन ऑफ ज़िदा कमिटमेंट के बारे में हम समझने जा रहे हैं। ज़िदा कमिटमेंट जो है ये 4th ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस है। किसको लेकर, किसकी चिंता को लेकर है ये, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो हम बिना फालतू में, है ना, प्रॉब्लम है कुछ और, हम दवाई कुछ भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई जो खा लेते हैं, तो ये सब चीज़ों की वजह से ना हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ज़िदा कमिटमेंट क्या था, देखो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, वन हेल्थ अप्रोच को लेकर ये आया है। इसमें क्या किया जा रहा है, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, यूएनजीए का हाई लेवल मीटिंग बिठाया गया कि देखो जी एएमआर तो जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस सभी में डेवलप हो रहे हैं, जिससे हम ड्रग्स को डिफीट ही नहीं कर पा रहे हैं, किल ही नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो आप, एएमआर का मतलब यही है कि नाउ जो आप मेडिसिन खाओगे भी तो भी आपसे क्या हो रहा है, वो डिजीज़ से बच नहीं पा रहे हो आप। अब जिड्डा कमिटमेंट ध्यान रखना, ये ना एक तरह का नॉन लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है, मानो या ना मानो, ये मान भी जाओ नहीं भी कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं है ना। इसमें वन हेल्थ एएमआर लर्निंग हब है, मतलब फोकस इसका क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना, कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करना, मल्टीपल सेक्टोरल पे प्लान करना। और ये वन हेल्थ अप्रोच है, इंटीग्रेटेड यूनिफाइड अप्रोच है। इसमें सस्टेनेबली हमें बैलेंस करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है हेल्थ ऑफ पीपल, एनिमल, इकोसिस्टम को। अब ये देखो ऐसा इन्होंने एक तैयार करा हुआ है, ग्लोबल इनिशिएटिव तैयार करा हुआ है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। ग्लास करके है ये, रिएक्ट करके है एंटीबायोटिक का, एक ग्लोबल एक्शन प्लान एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लेकर। एक इंडिया का इनिशिएटिव है, रेड लाइन कैंपेन है, एक एएमआर सर्वेलेंस है, एक ये वाला है। अब इंडिपेंडेंट पैनल जो है फॉर एविडेंस ऑफ अगेंस्ट एएमआर बाय 2025, इसमें क्या होगा, ऑनगोइंग ऑफर डेवलप नहीं हो पाएंगे, डुप्लीकेट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ना नेशनल एएमआर कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म बिठाया है, ताकि ग्लोबल जो डेटा प्रमोट करना हो वो हेल्प हो जाए। दूसरा, एडहेरेंस टू कोडेक्स एलिमेंट्रस गाइडलाइंस को करने के लिए ही इसको लेकर आएगा। और देखो सबसे बड़ी बात यह है, 2030 में ना हम चाहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, क्योंकि हम चाहते हैं वो अचीव कर पाए, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोका जाए, अभी से ही उसके लिए प्लानिंग की जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। क्या हुआ है लॉन्च, पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसका सारा फोकस किस बात पर है, एनिमल की हेल्थ सिक्योरिटी इंडिया में कैसे स्ट्रेंथन की जाए, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस को लेकर है। तो मिनिस्ट्री क्या कर रही है, डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर रही है स्टैंडर्ड वेटनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को लेकर, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को लेकर फॉर एनिमल डिजीज़। अच्छा, इंडिया का जो इनिशिएटिव है पता है क्या है ये, कि ना एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव करना। इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन तैयार किया गया है, इसके लिए नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम तैयार किया गया है। अब पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट होता क्या है, ये एक बेसिकली $25 मिलियन का इनिशिएटिव है, जो G20 में 2022 में जब इंडोनेशिया में हो रही थी ना, उसी टाइम पे इसको लेकर आया गया था। क्योंकि ताकि ना जो लो है या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनकी ना एनिमल हेल्थ का जो थ्रेट हो रहा है या पैंडेमिक में वो बेचारे फंस रहे हैं, उनको पैसा दिया जाए, उन पे इन्वेस्टमेंट की जाए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ADBI, एशियन डेवलपमेंट बैंक आया, वर्ल्ड बैंक आया और फाओ ने मिलकर इस पर काम किया। अब सबसे बड़ी बात है, ये नीड क्यों है कि एनिमल की डिजीज़ के आउटब्रेक पर फोकस किया जाए। उसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि जूनोटिक डिजीज़ से हम बच पाएँ। 5 of 6 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो डिक्लेयर की जाती है वो WHO द्वारा की जा रही है। हम चाहते हैं सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी कम पड़े, सारस है, एवियन फ्लू है, इससे बहुत ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, उसको बचाने के लिए भी ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है, इसी प्रोजेक्ट द्वारा ये प्लानिंग की जा रही है कि ऐसी लैब बनाई जाए, ऐसी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ तैयार की जाएँ, और अर्ली वार्निंग को इन्हांस करना है, सर्विलेंस मैकेनिज्म को इन्हांस करने वाली बात है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपने अपग्रेड करना है डेटा मैनेजमेंट को और एनालिटिकल सिस्टम को, ताकि बेटर रिस्क असेसमेंट हो पाए। आपका सारा ध्यान ये होना चाहिए कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाओ ताकि लाइफ स्टॉक सेक्टर को आप बचा पाओ। ठीक है, लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स।
तो WHO और उसके पार्टनर्स ने मिलकर एक्टिवेट किया है पहली बार। एमपॉक्स हो गया था ना, मंकी पॉक्स याद होगा अगर आपको, उसी के चक्कर में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉप्स बनाया गया है, WHO ने मिलकर बनाया कि 2023 में करना बहुत ज़रूरी है। और कोविड-19 का पेंडेमिक हम झेल ही चुके हैं, तो एक बेटर कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट कंट्रीज़ को मिले, इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि ना रिस्पांस हेल्थ इमरजेंसी पे कैसे देना है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म होगा तो सभी कंट्रीज़ आपस में मिल के काम करें और कंट्रीज़ बेसिकली हेल्थ इमरजेंसी को कैसे डील कर पाएँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्ट नेटवर्किंग टेक्निकल लीडर्स के साथ मिलकर ये काम किया जाए। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसमें आपने ध्यान रखना है। कल हम करेंगे कल्चर, उससे पहले आपको देखना है MCQs भी अपने देख लो कि कितने आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कितने आप कर पा रहे हो, उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चलता रहे कि आप कितना अच्छे से सुनते हो वीडियोज़ को। तो देखो पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर दिस, एग्रीकल्चर जीनोम सिक्वेंसिंग से रिलेटेड है, है ना। तो हमने जो भी डिस्कस किए थे वो सारे टॉपिक्स आते हैं आपके, है ना। तो आप मारते जाओ इसको, आप पॉज करते जाओ और उसके बाद आप ये सत्येंद्र नाथ बोस से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है, ORT से रिलेटेड है, CS9 प्रोटीन से रिलेटेड देखो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। 2019 का एक और क्वेश्चन एक आया हुआ है, आई थिंक एक बार दो बार हो गए क्वेश्चन, कोई नहीं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एनालॉग स्पेस मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। उसके बाद आपका देखो ये वाला है GSET N2 से रिलेटेड कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर आपका आता है डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश को लेकर क्वेश्चन है 2023 का। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी हमने एंटीबायोटिक्स डिस्कस किया है। हमारा आंसर मैं नहीं दिखा रही हूँ सारे, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप देखिए चेक करिए कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। बाकी आंसर की जो PDF है वो आपसे ऑलरेडी शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम लिंक पे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।